दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से जो अगला सेशन चलेगा वो जियोग्राफी का चलेगा, जो हमारी चल रही है सीरीज एनसीईआरटी बेसिस पे, उसको हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। और ये आपके लिए जो ये सीरीज होगी यानी 3-4 क्लासेज जो अब आएंगी वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। क्योंकि इनमें आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा विश्व के विभिन्न भागों में जो पाई जाने वाली जलधाराएं हैं, जैसे आपने सुना होगा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहाँ बहती है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो विश्व में विभिन्न प्रकार के आपने घास के मैदान देखे होंगे जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, वो भी सब आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ ही विभिन्न प्रकार की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं विश्व के अलग अलग भागों में जो पाई जाती है, वो सब आपको यहाँ पे जो अभी 2-3 क्लासेज आएंगी वो सब यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। उत्तराखंड हमारा चल रहा है साथ साथ ही, उसको आप रिवाइज करना, लेकिन बहुत पैनिक नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको जीएस का सेशन भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाना होगा। आप लास्ट रिसेंटली उसके जो पेपर हैं आपके आयोग के कराए हुए, आप उसको देख लीजिए। वन लाइनर डायरेक्ट पूछने वाला ज़माना गया, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो जो आपने पढ़ा होगा उसका राइट और लेफ्ट थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया होना चाहिए, वरना अगर आप सीधे वन लाइनर पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं हैं कि आप एग्जाम में फंस सकते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 65-60 क्वेश्चन सब कर लेगा, लेकिन जो डिसाइडिंग होगा, जो 15-20 नंबर जिसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छे लेवल से तैयार किया होगा, उसके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से तैयार करना, जो मैं एनसीईआरटी बेसिस पे क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आपका ये सेशन बहुत काम आएगा, ठीक। तो आज जो शुरू होगा, जो अगला जो उसने दे रखा है आपकी बेसिक लेवल की किताबों में, वो दे रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे, मैं इजीली आपको ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, आप आराम से समझना, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखो ये क्या है, ये जैसे मतलब ये कैसे समझें, ठीक है। देखो जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ देखी होगी जिस पे लेयर निकलती है, जैसे आपने प्याज का दाना देखा होगा, उसमें क्या होता है, लेयर टू लेयर बनी रहती है, यानी परतें बनी रहती है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी पे क्या है, विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड्स यूज की गई, उसमें एक मेथड थी भूकंपी तरंगों के आधार पर इसका अध्ययन किया गया। यानी जो भूकंपी जो सिस्मो वेव्स होते हैं उसके आधार पर ये जानने का प्रयास किया गया कि जो पृथ्वी की आंतरिक अवस्था है वो किस मतलब कैसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या ठोस है, क्या तरल है, क्या गैस है, सब ये पता करने के लिए भूकंप शास्त्र पे एक अध्ययन किया गया। उसके आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना, इजीली आपके समझ में आ जाएगा। एक ये देखो, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, ठीक है। ये भूकंप शास्त्र पे कैसा अध्ययन था, क्या अध्ययन था, जब समय आएगा, जब हम 11th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, आपको मैं इजीली उसको समझा दूंगा, अभी आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। ये देखना 3 भागों में बांटा गया। सबसे बाहरी वाले भाग को बोला गया क्रस्ट। क्या बोला गया? क्रस्ट। और इसको भूपर्पटी भी बोलते हैं, ठीक है, भूपर्पटी, यानी पृथ्वी की सबसे बाह्य परत, सबसे बाहर की परत बोला गया क्रस्ट, ठीक है। इसी में आपका स्थल मंडल है, यानी जहाँ पे हम हैं, जो जिस स्थल मंडल में हम रह रहे हैं वो यही है, ठीक है, यानी क्रस्ट में। उससे नीचे वाले को बोला गया मेंटल। क्या बोला गया उसको? मेंटल, ठीक। ध्यान से देखना, अभी बता दूंगा यहीं की क्या क्वेश्चन पूछता है, पुराने पेपर भी उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। और जो सबसे आंतरिक परत होती है उसको बोला गया क्रोड, और कहीं कहीं आपको ये कोर लिखा भी दिखेगा, ठीक है। यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, ठीक। अब ये देखना है कि ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जो क्रस्ट है, क्रस्ट पाया जाता है आपका ठोस अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, ठीक है। जो मेंटल है वो पाया जाता है तरल अवस्था में, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और जो आपका क्रोड है, जो सबसे आंतरिक परत है या आंतरिक भाग है पृथ्वी का, उसको बोला जाता है किस अवस्था में? जमी हुई अवस्था में, ठीक है। न ठोस न तरल, यानी जमी हुई अवस्था। अभी समझाता हूँ, देखो। अब आपको ये तो पता है जैसे जैसे पृथ्वी के हम आंतरिक भागों में जाएंगे वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज़ें क्या होनी चाहिए? लिक्विड होनी चाहिए, यानी ये ठोस है तो इससे अंदर जाने पे क्या होना चाहिए था? तरल। ये तो ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ जमी हुई अवस्था, जबकि ये तो और भी तरल होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ को जाने पर क्या होता है? बढ़ता जाता है अंदर के भागों में। तो ये क्या होना चाहिए था? और भी तरल अवस्था होना चाहिए। तो क्या हुआ कि न ठोस न तरल, यानी जमी हुई अवस्था में। आपने देखा होगा जमी हुई चीज़, न वो ठोस है न वो तरल है, ठीक है।
है। ये जब समय आएगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जब इसका समय आएगा मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दी है, 11th में आते आते सब आप सीखने लग जाओगे, ठीक है। अभी आपको ये समझना है। देखो अब इन 3 भागों को बांटा गया, जो आपका स्थल मंडल है वो इसी का भाग है, यानी क्रस्ट का भाग है, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या हुआ, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्या आखिर इसमें पाया जाता है, ठीक है। जो सबसे बाहरी परत होती है यानी क्रस्ट, उसको बोला जाता है सियाल, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है, ठीक है। ये ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको बोला जाता है सियाल, या सीएल जो भी लिखा होगा, सीएल भी लिखा होगा या सियाल लिखा होगा, ठीक है। सियाल, देखो सियाल क्यों बोला जाता है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, यानी जो क्रस्ट है, भूपरपट्टी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछता है जो पृथ्वी की स्थल मंडल में जो मतलब जो भूपरपट्टी है, पहली सतह जो है, सबसे बाह्य सतह, उसमें क्या किन खनिजों की प्रधानता होती है, आप कहोगे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। या आपसे पूछेगा क्रस्ट का अन्य नाम यानी भूपरपट्टी को और क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सीएल या सियाल, और क्यों कहा जाता है, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, ठीक है। इसके बाद वाले भाग को जो मेंटल होता है, इसको बोला जाता है सीमा, ठीक है। क्या बोला जाता है, सीमा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। जो ये वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है, सीमा, इसमें क्या पाया जाता है आपका सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसको बोला जाता है क्या, सीमा। और जो सबसे आंतरिक परत है यानी क्रोड है, उसको क्या बोला जाता है, निफे, क्योंकि यहाँ निकिल और आयरन की प्रधानता होती है, Na से निकिल, Fe आयरन, ठीक है, यानी इसको निफे बोला जाता है। देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल में किन की प्रधानता होती है, आप कहोगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, इसीलिए इसको सीमा बोल रहा हूँ, ठीक है। जो निफे है वो कहाँ पाया जाएगा, निकिल और आयरन, यानी निकिल और लोहा जैसे खनिज पदार्थ जो हैं वो पाए जाएंगे सबसे आंतरिक भाग में यानी क्रोड में। और सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब ये तो चीज़ें बेसिक होगी, ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है आपसे, वो यहाँ पे से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो जो पहला भाग होता है, जो सबसे क्रस्ट होता है, सबसे पतली परत होती है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की सबसे पतली परत जो होती है वो क्या होती है, आपका पतली परत। ये कौन सी होती है, क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, ठीक है। इसकी जो मोटाई होती है वो महाद्वीपों में ज़्यादा होती है, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास तक महाद्वीप, जैसे आपने देखा होगा मैप में, कुछ महासागरीय भाग होता है, कुछ महाद्वीपीय भाग होता है, ठीक है। जो महाद्वीपीय भाग होता है वहाँ पे इसकी मोटाई यानी क्रस्ट की महाद्वीपों में लगभग 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। कहीं 20 होगा, कहीं 25 होगा, कहीं 30 होगा, तो लगभग 30 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और जबकि जो महासागरीय भाग होते हैं, जो लिक्विड वाला, जो आपने महासागर का इलाका देखा होगा, वहाँ पे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। अब देखो आपसे बाई चांस क्वेश्चन पूछते हैं क्रस्ट किससे मिलके बना है, आप कहोगे सियाल यानी सिलिकॉन एल्यूमिनियम। मेंटल किससे बना है, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्रोड किससे बना है, निफे, निकिल और आयरन, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। ठोस कौन सा होता है, तरल क्यों होता है, जमी हुई अवस्था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में, ठीक है। ये सबसे पतली परत कौन सी होती है, क्रस्ट होती है। 35 किलोमीटर तक का मोटाई इसकी कहाँ होती है, महाद्वीपीय भागों में होती है। और 5 किलोमीटर तक की मोटाई इसकी कहाँ पे होती है, आपका महासागरीय भागों में, ठीक है। ये तो आपका क्या था, एक बेसिक मतलब आइडिया था। अब जो क्रस्ट के नीचे मेंटल है, इसकी जो गहराई है लगभग 2900 किलोमीटर तक की, यानी 2900 किलोमीटर तक के भाग में कौन सा भाग पाया जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अंदर जाओगे लगभग 2900 किलोमीटर तक का हिस्सा जो होता है वो मेंटल का होता है, और इससे नीचे का क्रोड होगा, ठीक। अब देखो होने को तो और भी होते हैं इसके बीच में, कुछ क्या होता है कि वो मतलब इन दोनों के बीच का भाग होता है, वो यहाँ आपका दिया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा दुर्बलता मंडल क्या होता है, मध्य मंडल क्या होता है, वो जब आपका टॉपिक आएगा, वो मेन टॉपिक में आपका आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ आ गई होगी, ठीक है। ऐसे ही बनाना, इसको ऐसे ही समझना, ठीक है। देखो अब दूसरी चीज़ क्या है, कुछ उसने सेल के बारे में दे रखा है, सेल्स क्या होती हैं मतलब, ठीक है। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अलावा कई लोग तो आज तक मतलब इतने समय से उनको इसी में कंफ्यूज होता है कि सेल क्या है। देखो अब क्या होता है, सेल भी अपने आप में है एक प्रकार का प्राकृतिक पिंड है, ठीक है। जैसे आप स्थल मंडल देखते हुए क्रस्ट का जो भूपरपट्टी है उसके अंदर अलग प्रकार के क्या होगा, एक प्रकार का आप समझ लीजिए प्राकृतिक पिंड है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, सेल है, ठीक है। तो इसी सेल के अंदर भी क्या पाया जाता है, खनिज वगैरह भी पाए जाते हैं। देखो आपका जो देख रहा है, आपने मेनली क्या देखना है, सेलों के प्रकार। देखो सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 दिखना, ध्यान से देखना, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। देखो एक होता है आग्नेय सेल, क्या होता है, आग्नेय सेल, ठीक है। कैसे बनता है, क्या बनता है, वो आपको समझा रहा हूँ। दूसरे को बोलते हैं औषधि सेल,
अवसादी, ठीक है। और तीसरे को बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित, ठीक, कायांतरित या रूपांतरित, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। देखो अगर आपसे पूछता है मुख्यतः सेलों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भाग, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो आग्नेय सेल है इसको और क्या बोला जाता है, प्राथमिक सेल भी। अगर आपसे पूछा जाएगा फिर कौन सी सेल प्राथमिक सेल के नाम से भी जानी जाती है, तो आप क्या कहोगे, आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है। आग्नेय सेल क्या है, अपने आप में प्राकृतिक सेल का एग्जाम्पल है। अब ये आग्नेय सेल बनती कैसे हैं, ठीक, सबसे मेन चीज़ है ये सेल बनती कैसे हैं, आखिर इनका निर्माण कैसे होता है। देखो पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना है वहाँ क्या है, प्लेटें हैं, प्लेटें आपस में टकराती हैं, झटके लगते हैं, भूकंप लगते हैं, प्लेट एक दूसरे के अंदर घुसती है, टूटती फूटती हैं, वहाँ मतलब अपने आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वो क्या हो जाते हैं, लावा फॉर्म पे आ जाती है, मैग्मा के रूप में बनती है, मतलब वो होते रहता है अंदर, एक प्रकार का गर्म तरल पदार्थ होता है। जब ये गर्म तरल पदार्थ अर्थात लावा आप कह सकते हो, मैग्मा कह सकते हो, जो भी है, ठीक है, जहाँ ज्वालामुखी वगैरह समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक। जब ये गर्म तरल पदार्थ क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी उस पर आता है, भूपरपटी यानी सतह पे। देखो मैंने क्या कहा, जब ये गर्म पदार्थ, गर्म तरल पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी की सतह पे आता है, सतह पे आने के बाद क्या होता है, जब जैसे ही ऊपर आ गया, अंदर तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर आएगा सतह पे आ गया, वहाँ टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे वर्षों में कुछ समय बाद वो क्या होगा, जमने लगेगा, जमने लगेगा तो अपने आप में एक स्ट्रक्चर धारण करेगा जिसको आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। यानी आग्नेय सेल किस चीज़ से बनते हैं, जब जो पृथ्वी के अंदर से आने वाला लावा है वो कहाँ तक परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी की सतह पे आके जमता है, तो इस प्रकार से जो सेलों का निर्माण होता है उसको कहते हैं आग्नेय सेल। अब ये जो आग्नेय सेल हैं कुछ तो बाहर आ जाती हैं, यानी पृथ्वी की सतह पे पहुंच जाती हैं, और कुछ अंदर ही रहती हैं, ठीक है। अंदर रहने वाले को बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल, और जो बाहर आते हैं उसको बोलते हैं बहिर्भेदी आग्नेय सेल, ठीक है। क्या कहा मैंने, लावा जब मतलब परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी की सतह पे आके ठंडा होकर जमने लगता है, तो ऐसी सेल को निर्माण कोई तो स्ट्रक्चर धारण करेगा और ठोस बनेगा, उसको बोलेगा आग्नेय सेल, ठीक है। ये एक अंतर्भेदी होते हैं, एक बहिर्भेदी। अब देखो क्या अंतर्भेदी होती है, अंतर्भेदी, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं बहिर्भेदी। अब अंतर्भेदी क्या होगा, कुछ ऐसा होता है कि लावा कभी कभी पृथ्वी की सतह में आने से पहले अंदर ही भागों में जमने लग जाता है। जब वो अंदर के भागे में जमने लग जाता है तो उस प्रकार के सेल को, उस प्रकार के चट्टानों को क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टाने, यानी अंतर्भेदित आग्नेय चट्टाने। और बहिर्भेदी क्या कहेंगे, जब सेल बाहर आ जाते हैं, यानी लावा जो मैग्मा, जो लावा कह रहा हूँ मैं, वो पृथ्वी की सतह पर आके जमता है, तो उसको बोलते हैं बहिर्भेदी, ठीक है। अब आपसे पेपर में क्या पूछते हैं, एग्जाम्पल पूछता है। देखो पहले तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी सेल का निर्माण गर्म मैग्मा के लावा के ठंडा होकर बनने से होता है, तो आप क्या कहोगे, आग्नेय चट्टाने। अंदर ही होगा तो अंतर्भेदी, बाहर हो जाएगा जमा तो बहिर्भेदी, ठीक है। उसके एग्जाम्पल पूछता है, हमेशा रखना अंतर्भेदी का एग्जाम्पल सर्वश्रेष्ठ है ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है आपका, अंतर्भेदी आग्नेय सेल का आपका दिया है। दूसरा डायोराइट, ठीक है, डायोराइट, यानी डायोराइट और ग्रेनाइट किसके एग्जाम्पल हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल के। अभी समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा जब बाहर आ जाते हैं तो उसमें जो बहिर्भेदी आग्नेय सेल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका दे रखा है बेसाल्ट, ठीक है। बेसाल्ट से बनी चट्टानें जो होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, अवसादी, मतलब सॉरी आग्नेय चट्टानों का, यानी आग्नेय सेलों का। अब आपसे पूछता है निम्नलिखित में से बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन देगा आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, आप क्या कहोगे, आग्नेय सेल का। अब अंतर्भेदी बहिर्भेदी तो देगा नहीं आपका, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेसाल्ट ग्रेनाइट दो तो आपको याद होने चाहिए, दो के दो आग्नेय सेल के एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट अंदर ही जमा हो जाता है इसलिए इसको अंतर्भेदी कहते हैं, और बहिर्भेदी बेसाल्ट। अब इनमें क्या होता है, सिलिकॉन की मात्रा के आधार पे, यानी सिलिकॉन कितनी मात्रा में है उसके आधार पे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे 100 से 75% सिलिकॉन है उसका अलग नाम, 50% तक होगा अलग नाम, 50 से कम होगा अलग नाम। वो दिया नहीं है, इतना डीप आपको यहाँ पे जाना नहीं है, ठीक है। ये तो होगी आपकी मेन चीज़ें। अब जो आग्नेय सेल हैं, आग्नेय सेल के बाद क्या होता है, कभी ना कभी ये सेल क्या होती हैं, जब जमा होगी पृथ्वी की बाहरी सतह पे, ये क्या हो सकते हैं, सेल
टूट सकती हैं, टूट के आपस में टकरा सकती हैं, लुढ़क सकती हैं। यानी टूटना, लुढ़कना या आपस में टकराने के बाद ये क्या कर सकते हैं, मतलब अलग अलग भागों में डिवाइड हो सकते हैं। जब ये डिवाइड होती हैं तो अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं, हवा हो गया, जल है या हिमनद है, ये सब चीज़ें इन टूटी हुई सेलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके इकट्ठा कर देती हैं। और इकट्ठा करने से जिन सेलों का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवसादी सेल। ठीक है, तो अवसादी सेल क्या होगा, देखो जब सेल टूटती हैं, मतलब टूटती हैं, टकराती हैं, उसमें अलग अलग भागों में अलग हो जाती हैं, उसके बाद हवा के द्वारा, जल के द्वारा या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उनको एक जगह से दूसरे जगह क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बनी सेलों का निर्माण क्या कहते हैं, इस प्रकार से बनी सेल को अवसादी सेल कहते हैं। तो सीधी सीधी बात क्या होगी, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा जो सेल टूटी होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और उस दूसरे स्थान पे कुछ समय बाद क्या होता है, दबाव पड़ेगा, ठोस होंगी, संगठित होंगी, इस प्रकार से जो चट्टानें बनेंगी वो अवसादी चट्टानें होंगी। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया रूप है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से किन सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म में क्या हुए, पेड़ पौधे वगैरह हैं, लाखों वर्षों तक दब दूब के जो उसमें निकलता है वही चीज़ होता है जीवों के अंश, मतलब समझ लो पेड़ पौधे जीवों के अंश है। तो वो किसकी विशेषता है पूछेगा तो अवसादी सेलों की। अवसादी सेलों का निर्माण कैसे होता है, जब कोई भी सेल टूटती है, लुढ़कती है, टकराती है, उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह किसी कारकों के द्वारा पहुंचाई जाती है। वहाँ पहुंचने के बाद वो संगठित होती है, अलग अलग फैक्टर होते हैं संगठन के, एक हो जाती हैं। तो करोड़ों वर्षों बाद जब वो ठोस रूप ले लेती है, कोई स्ट्रक्चर धारण कर लेती है, तो उससे किन सेलों का निर्माण होता है, अवसादी सेलों का। अवसादी सेलों के अंदर जैसे एग्जाम्पल आपका बलुआ पत्थर, क्या है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। अब ये याद रखना, ये आग्नेय सेलों के कंपेयर में कम मतलब मजबूत होंगी, ये थोड़ा सा कमज़ोर होंगे। आप खुद देखना, बलुआ पत्थर कभी पकड़ा होगा, ऐसे करोगे टूट जाएगा वो, क्योंकि वो क्या होता है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। बलुआ पत्थर कैसे बना होता है, छोटे छोटे रेत के कण होते हैं। रेत के कण क्या हुए, बहुत बार बहुत समय तक एक जगह इकट्ठा होते गए, कोई इधर से आया, हवा से आया, पानी से आया। जब वो लंबे समय तक इकट्ठा होने के बाद एक शेप पकड़ लेंगे, तो जब वो संगठित हो जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, बलुआ पत्थर का। अब आपसे पूछेगा बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। आप क्या कहोगे, अवसादी सेल। ये ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तीसरा होता है कायांतरित सेल। ये कैसे बनती है, देखो अब कायांतरण नाम से ही लग रहा है, चीज़ों का कायांतरण हो गया, रूपांतरण हो गया, यानी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जो ये अवसादी और आग्नेय सेल बता रखी है मैंने, अगर इन्हीं में कुछ किसी कारण से परिवर्तन आ गया, या प्रेशर पड़ने के कारण या टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण अगर इनमें परिवर्तन आ गया, इनका रूप बदल गया, उसी को कायांतरित सेल कहते हैं। यानी ये जो बनेगा, ये आग्नेय और अवसादी, इन दोनों सेलों से ये बन सकता है, कौन सा, कायांतरित सेल। यानी आग्नेय से भी कायांतरित बन सकता है, अवसादी से भी क्या बन सकता है, कायांतरित। और बनेगा कैसे, किसी न किसी इफेक्ट के कारण, या टेम्परेचर इफेक्ट हो सकता है या प्रेशर इफेक्ट होता है। तो इनके कारण, इन चीज़ों, इन फैक्टरों के कारण इनमें परिवर्तन आता है आग्नेय सेल, अवसादी सेलों में। तो उसका रूप बदल रहा है, रूपांतरण हो रहा है, रूप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या कायांतरण हो रहा है। तो इस प्रकार से बनी सेलों को क्या कहते हैं, कायांतरित सेल कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे संगमरमर, क्या हो सकता है, संगमरमर, याद रखना। ठीक है, संगमरमर का पत्थर आपने देखा होगा, इसके अलावा एक स्लेट होता है। ठीक है, वो मिट्टी वगैरह से बनता है, स्लेट। ये सब किसके एग्जाम्पल है, कायांतरित सेलों के। अब आपको पता होना चाहिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट का एक एग्जाम्पल है, बलुआ पत्थर का एक एग्जाम्पल है, संगमरमर और स्लेट का एक एग्जाम्पल है, आपके पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो अपने आप में एक सेल चक्र दे रखा है उसने, सेल चक्र कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले क्या कहा मैंने, एक अवसादी सेल मतलब आपका ये आग्नेय सेलों का निर्माण होगा। ठीक है, कोई सेल है, ये बनी आग्नेय सेल मान लो इसको। ठीक, अब आग्नेय सेल होगा, ये टूटेगा, फूटेगा, टकराएगा, कुछ होगा, हवा पानी इनके द्वारा ये दूसरी जगह पे इनके कणों को ले जाके संगठित किया जाएगा। यानी यहाँ संगठन कर दिया, तो यहाँ जो बनेगा थोड़ा कमज़ोर बनेगा इसके कंपेयर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अवसादी। ठीक, अब ये अवसादी सेल और आग्नेय सेल, ये इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इनमें अगर कोई परिवर्तन आता है, और चेंजेस कितने फैक्टर से हो सकते हैं, मौसमी प्रभाव हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, तो इनके रूपों में परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, कायांतरित सेल। ठीक है, इसी जो फॉर्म वो है, इसको क्या बोलते हैं, सेल चक्र बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इन चीज़ों को, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका एक चीज़ तो उसने ये दे रखी है। अगला जो टॉपिक दे रखा है आपका, वो है ये देखो,
कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, पृथ्वी की जो भूपर्पटी यानी सबसे ऊपर की परत है वहाँ क्या है, उसको स्थलमंडल कहते हैं। जो स्थलमंडल है ये विभिन्न प्रकार की इसके अंदर प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है। और वो प्लेटें क्या करती हैं, अपने आप में मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं, ठीक। कभी एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, कभी एक दूसरे से टकराएंगी, ये होते रहता है, ठीक है। और इनकी जो प्लेटों की गति है वो क्यों गति होती है, जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा क्या करता है, वृत्ताकार पथ पे गति करता है। और वो इतना ज़्यादा उसमें पावर होता है कि प्लेटों को भी क्या कर देता है, वो हिला के रख देता है, ठीक है। आपने ये सोचना नहीं है अभी, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, स्थल मंडल है, स्थल मंडल के अंदर क्या होगा, प्लेटें होंगी, यानी प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं, ठीक। प्लेट क्या करती हैं, इसके अंदर गति करती हैं। और प्लेटें जो गति करती हैं वो क्यों करती हैं, मैग्मा के कारण, यानी मैग्मा की गति के कारण, ठीक। मैग्मा भी अपने आप में क्या करता है, गति करता है। कैसे करता है, वृत्ताकार पथ में करता है, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे गति करता है तो उसमें जो प्लेटें हैं, प्लेटों को भी हिला देता है। अब प्लेटों की गति बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलती होंगी, ऐसा नहीं है। सालों में ये क्या होता है, 1 मिलीमीटर की स्पीड के बराबर भी नहीं होती इनकी गति, ठीक है। बहुत स्लो, ठीक है। आप एहसास नहीं, मतलब महसूस नहीं कर पाओगे। जब ये प्लेटें गति करती हैं तो पृथ्वी पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, या तो अंदर से कोई फोर्स लगता है, और कभी कभी क्या होता है, बाहर से बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। अब हमेशा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखना। देखो, पृथ्वी पर अगर अंदर से आंतरिक परतों के कारण अगर कोई फोर्स लगता है तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। या तो ये फोर्स तेज़ लगेगा, यानी बहुत तेज़ झटके लगेंगे, या बहुत धीमे लगेंगे, ठीक है। यानी पृथ्वी की सतह पे आंतरिक परतों से जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसको बोलते हैं अंतर्जात बल। क्या बोलते हैं, अंतर्जात बल। इसको समझना है, ठीक है, अंतर्जात बल। अब अंतर्जात बल क्या है, पृथ्वी की सतह पे अंदर से लगने वाला बल, ठीक है, आंतरिक प्लेटों के कारण, वो लगता है अंतर्जात बल। ये अगर बहुत तेज है, यानी बहुत तेज होगा तो आपको महसूस होगा, यानी आकस्मिक संचलन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, आकस्मिक, यानी अचानक से होगा, ठीक है। आकस्मिक संचलन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको महसूस होगा कि हाँ, कोई ना कोई फोर्स अंदर से लगा। इसी आकस्मिक संचलन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है भूकंप की कौन सी घटना के कारण होता है, अंतर्जात बल या आकस्मिक संचलन, और ये इसको आप महसूस कर सकते हैं। यानी भूकंप हो गया, ज्वालामुखी या भूस्खलन, ठीक है। ये सब किसके कारण होता है, पृथ्वी की सतह पे आंतरिक संरचना के कारण होता है, ठीक है, आंतरिक बल के कारण ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। और अगर बहुत कम फोर्स लग रहा है अंदर से, आप महसूस ही नहीं कर सकते हैं, करोड़ों वर्षों बाद वो महसूस होगा, करोड़ों वर्ष बाद वो दिखेंगे, जैसे उसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन। यानी ये आकस्मिक संचलन कब है, अंदर से बहुत तेज फोर्स लगेगा, स्लो फोर्स लगेगा तो उसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी, ठीक है, निर्माणकारी, ठीक। पर्वत निर्माणकारी संचलन बोलते हैं। इसके कारण आप महसूस नहीं कर सकते हैं, इसके इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म में दिखेंगे, जैसे पर्वतों का निर्माण, क्योंकि इससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और इससे क्या होता है, डिस्ट्रॉयड होती है, यानी चीज़ें नष्ट होती हैं। इससे ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय वाला फोर्स होता है, और ये क्या करता है, क्रिएशन वाला होता है। जैसे पर्वतों का निर्माण, पठारों का, मैदानों का, वो बहुत लंबों, करोड़ों अरबों वर्षों में होता है, वो इससे होता है, ठीक है। दूसरा, यह पृथ्वी पे बाहर से फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल क्यों लग रहा है, कभी हवा से भी लग सकता है, जल से लगता है, कई फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, या तो चीज़ें अपर्दित होती हैं, यानी उसका अपर्दन होता है, या अपक्षयण होता है, वो सब चीज़ें आपने छोड़ देने। अपर्दन हो गया है, निक्षेपण वाली घटनाएं होती हैं, ठीक है। यानी बाहर से लगने वाले फोर्स के कारण क्या हो सकता है, चीज़ें अपर्दित हो सकती हैं। अपर्दन मैंने आपको बताया था, और या तो अपर्दित होकर दूसरी जगह निक्षेपित होंगी, निक्षेपण। अपर्दन क्या हुआ, किसी चीज़ का टूटना फूटना, ठीक है। यानी अगर उस पर एक्सटर्नल लेवल से फोर्स लग रहा है, वो चीज़ टूट गई, टूट के बिखर गई, और इस अपर्दन को जो टूट के बिखर रखी है, वो हवा, जल, हिमनद, ऐसी जो फैक्टर होंगे उसके द्वारा दूसरी जगह पे उसको क्या किया जाएगा, ले जाया जाएगा। उस घटना को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। दूसरी जगह ले जाने के बाद उसको इकट्ठा किया जाएगा, और इकट्ठा करने के बाद की जो टोटल प्रोसेस है वो क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना आप 7th की बुक में, आपको दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब देखो, आपको जो बताता हूँ उसने क्या दे रखा है, भूकंप दे रखा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो,
भूकंप। अब भूकंप है क्या? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, वहाँ जो प्लेटें हैं उन पे जो है उनकी जो मूवमेंट के कारण कभी टक्कर होकर होती है, टकराहट होती है, तो एक कंपन उत्पन्न होता है जिसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, यानी भूकंप वही है पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों में जो मूवमेंट के कारण जो हमें महसूस हो रहे हैं जो कंपन, वही क्या है? भूकंप। अब यहाँ पे से क्या क्वेश्चन होता है, देखो जिस पॉइंट पे भूकंप उत्पन्न होगा, यानी वह बिंदु जहाँ पे भूकंप आता है, यानी उसका जो उद्गम केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं, उद्गम केंद्र ये आता है। ठीक है, आपका इसको लिख लो, उद्गम केंद्र। यानी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे से ऐसे पूछता है, वह बिंदु जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। ठीक है, इसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी फोकस क्या है? वह बिंदु जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति होने के बाद पृथ्वी की सतह पे जहाँ पे सबसे पहले महसूस होगा, सबसे पहले महसूस कहाँ होगा? जो सबसे नज़दीक होगा, ठीक है, इस केंद्र के, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, यानी अधिकेंद्र। ठीक हो, अधिकेंद्र। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है आपका। ठीक है, ईपी सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। ठीक, अब देखो इसको कैसे समझना है। जैसे ये है, इस पॉइंट पे सपोज भूकंप उत्पन्न हुआ, उसको क्या बोल गया? उद्गम केंद्र। ठीक है, और ये पॉइंट पे जो पृथ्वी की सतह का सबसे पहले जहाँ पे महसूस होगा उसको बोला जाएगा अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। ठीक, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। जहाँ सबसे पहले पृथ्वी की सतह में महसूस होता है वो क्या होता है? अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। अब इस अधिकेंद्र से बाहर की ओर तरंगें क्या होती है? जाती हैं, ऐसे ऐसे बाहर की ओर तरंगें जाती रहेंगी। तो इस अधिकेंद्र से जो बिंदु जितनी दूर होगा वहाँ भूकंप की तीव्रता उतनी कम होगी, और जो सबसे नज़दीक होगा वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके आएंगे। यानी ये दूरी है, यहाँ पे सपोज ये वाला पॉइंट है ईपी सेंटर, इससे बाहर को भूकंप की तीव्रता कम होगी, और इससे जो सबसे नज़दीक होगा भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होगी। ठीक है, ये तो था। अब भूकंप को मापना है, भूकंप किस में मापा जाता है? भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ। ये भी आपसे पूछता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं कि किस इंटेंसिटी का था? आपने सुना होगा 2 इतने का था, 5 का था, 7 का था, ये आता है ना, उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल में क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और सिस्मोग्राफ में क्या मापते हैं? भूकंप कितना था ये देखते हैं। ठीक है, यानी भूकंप मापने के लिए, भूकंप का पता करने के लिए सिस्मोग्राफ का, और उसकी इंटेंसिटी का पता करने के लिए किस तीव्रता का था, किसका करते हैं प्रयोग? रिएक्टर स्केल का। ठीक है, अब उसने 1-2 शब्द दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने अपक्षय दिया है, एक अपर्दन दे रखा है, एक निक्षेपण दे रखा है। अपक्षय क्या हुआ? कोई पठार है, कोई पर्वत है, सपोज कोई सेल है, ठीक, अगर वो मौसमी परिघटनाओं के कारण वहीं पे उसका टूट फूट हो रहा है, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा है, आपने खाली सुनना है, लिखना नहीं है। ठीक है, सपोज कोई सेल है, इस पे मौसम का प्रभाव पड़ा, या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, भौतिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, तो ये टूटता फूटता बिखरता है और यहीं पे इकट्ठा रहता है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपक्षय। इस अपक्षय जो टूट फूट रखा है उसको अगर किसी फैक्टर द्वारा दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, उसको अपर्दन बोलते हैं। अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। अपर्दन क्या होगा? इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना, और कौन शिफ्ट करेगा? हवा, पानी, ये सब चीज़ें। ठीक है, और जब तीसरी जगह अपर्दित होकर कहीं एक जगह इकट्ठा होगी उसको बोलते हैं निक्षेपण, यानी उसको निक्षेपित कर दिया गया। ठीक है, ये आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, बाद में डेफिनेशन बनाऊंगा। देखो अगला जो आपका टॉपिक आता है वो क्या आता है? ये जो अपर्दन, अपक्षय, ये सब प्रोसेस है, इसके कारण जो है अलग अलग, जैसे नदियाँ भी करती हैं, हवाएं भी करती हैं, और आपका हिमनद करती हैं, ये सब करते हैं। हमने देखना कि इनके द्वारा क्या स्थलाकृति बनती है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट। देखो नदी क्या करती है? एक जलप्रपात का निर्माण करती है, याद रखना। ठीक है, जलप्रपात। अब जलप्रपात क्या होते हैं? जैसे नदी किसी ऊंचाई वाले भाग से किसी ऐसे गिरती है, ढाल की ओर, खड़ी ढाल में गिरती है, नीचे कोई सेल वगैरह होंगे, कठोर सेल होंगे, उन पे गिरेगी हाइट से, तो वो क्या होते हैं? जलप्रपात। आपको क्या करना है? भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं और किस नदी पे है उसका नोट्स बना लेना है। ठीक है, सुन लो, भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, किस राज्य में और किस नदी पे, आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही जलप्रपातों में विश्व के कुछ जलप्रपात हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, नोट कर लो जो आपका दिया है। एक तो आपका एंजिल जलप्रपात लिखो, जो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला एक देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, कौन सा? एंजिल। एंजिल जलप्रपात अगर आपसे पूछता है कहाँ है, वो है वेनेजुएला में। ठीक है, और वेनेजुएला में अगर ये पूछता है कहाँ है, वेनेजुएला। सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, यानी सबसे हाइट से गिरने वाला जो जलप्रपात है कौन सा है? एंजिल। और कोई तो नदी होगी जिस पे होगा, इस नदी का नाम है कोरोनी नदी। ठीक है, कौन सा है? कोरोनी।
कोरोनी, यानी कोरोनी नदी पे कौन सा है, एंजिल जलप्रपात है। कहाँ है, वेनेजुएला में। ये आपसे पेपर में पूछता है, ठीक है। दूसरा एक जलप्रपात लिखो, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा, ये पूछेगा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, आप याद रखना ये अमेरिका और कनाडा की सीमा में है। किसके हैं, अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पे है, ठीक है, दोनों की सीमा पे ये नियाग्रा जलप्रपात है। किस नदी पे है, कहीं तो लिखा है नियाग्रा नदी पे है, कहीं है सेंट लॉरेंस नदी पे, ठीक है। ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो आपका सेंट लॉरेंस आएगा, कहीं देख रहा था मैं सेंट लॉरेंस भी दिया है, कहीं नियाग्रा ही नदी दे रखी है, ठीक है, नियाग्रा। अब जो ये नियाग्रा है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा में है, याद रखना पूछता है किस देश की सीमा में है, किस नदी पे है, सेंट लॉरेंस देगा या तो या नियाग्रा देगा, ठीक है। और ये जो है आपका कुछ झीलों के नाम है जो अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पे पड़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लग रहा है कि आपका ये जीएस का क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप याद करने के लिए होम्स लिख लो। इन होम्स को बोलते हैं ग्रेट लेक, यानी महान लेक, ठीक है, जो भी है इसको बोलते हैं महान झील या महान लेक, जो भी। इस होम्स को, इनके नाम आपने सर्च करने हैं, ये ह्यूरॉन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, इरी है, और कौन सा है आपका लास्ट में सुपीरियर। ये 5 झीलें हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा में। फिजिकल मैप में देखना, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। इन झीलों को बोलते हैं महान झील, यानी ग्रेट लेक। आपसे पेपर में पूछता है निम्नलिखित में कौन सा है ग्रेट लेक का एग्जाम्पल नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ वहाँ बेहोश मत होना, होम से याद रखना, अभी भी इसको बहुत ढंग से देखना है। HOMES, यानी ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। आपको ये फिजिकल मैप में मिलेगा, कनाडा और जो विश्व का मैप होता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पे, ठीक है। तो ये नियाग्रा जलप्रपात 2 झीलों के बीच है, उसका नाम है एक तो इरी, एक ओंटारियो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है नियाग्रा जलप्रपात किसके मध्य है, किन झीलों के बीच है, तो इरी और ओंटारियो, जो मैं महान झील कह रहा हूँ, ग्रेट लेक कह रहा हूँ, उन्हीं के मध्य, इरी और ओंटारियो के मध्य ये है, ठीक है। लास्ट है एक विक्टोरिया दे रखा है उसने, विक्टोरिया जलप्रपात भी दे रखे हैं। विक्टोरिया है आपका जाम्बेजी नदी पे, विक्टोरिया, ठीक है। अगर आपसे पूछता है विक्टोरिया कौन से में, जाम्बेजी, यानी जाम्बेजी नदी पे ये क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात। और किन 2 देशों के बीच से पूछता है, तो वह है जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ठीक है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे कौन सा है, विक्टोरिया जलप्रपात है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो मेन जलप्रपात। अब जब पहाड़ी भाग से मैदानी भागों में नदी प्रवेश करती है तो क्या करती है, ऐसे विसर्प के रूप में बहती है, ऐसे एस के आकार में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विसर्प। अगर आपसे पूछता है कि विसर्प आकार में नदी किन भागों में बहती है, आप क्या कहोगे, मैदानी भागों में। अब जलप्रपात से नीचे आई, बहते बहते मैदानी भागों में आ गई, ठीक है, उसको बोलते हैं विसर्प। इस विसर्प में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये एस का आकार है, नदी इतना जब बहती है बहती है बहती है, इस विसर्प वाले इलाकों में क्या करते हैं, अपर्दन का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, ठीक है। और एक टाइम इतना काट देती है, जो विसर्प का ये वाला भाग है वो नदी से अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। यानी विसर्प जब है, नदी जो एस मार्ग में, जो विसर्प के मार्ग में बह रही है, तो जो ये इन मोड़ों से ही विसर्प वाला भाग अलग हो जाता है, तो नदी सिर्फ ऐसे रह जाएगी, यानी ये भाग क्या हो गया उसका, यहाँ पे वाला अलग हो गया। उसको बोलते हैं गोखुर झील या चाप झील, क्या बोलोगे उसको, या तो आप क्या, अब पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, चाप झील, गोखुर झील या छाड़न झील, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या लिखोगे, चाप, गोखुर या छाड़न, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि चाप झील का निर्माण कैसे होता है, आप क्या कहोगे, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो जो विसर्प है, यानी जो ऐसा आकार से बना है, वो टूट जाता है नदी से, ठीक है, अपर्दन के कारण से वो भाग मुख्य नदी से अलग होता है, तो उन झील, उसका जो झील का नाम होता है चाप झील, गोखुर झील या छाड़न झील। या आपसे पूछता है गोखुर झील, गोखुर किसके द्वारा निर्मित आकृति है, छाड़न किसके द्वारा निर्मित आकृति है, चाप किसके द्वारा निर्मित आकृति है, सबके सब क्या है, नदी द्वारा, कहाँ, मैदानी भागों में, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो आपका मैं बता रहा हूँ वो क्या है, अब सुनो उसको, ठीक है। नदी इससे आगे जब जाती है, वो क्या करती है, मैदानी भागों से जब समुद्र में पहुंचने वाली होती है, अनेक भागों में क्या होते हैं, वितरित हो जाती है, क्योंकि फैली है तो वो इस प्रकार से जाती है, इधर ही ऐसे वितरण हो जाता है उसका, अलग अलग भागों में क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। वितरित होने के बाद वो क्या करती है, अपने साथ जैसे जो बालू वगैरह, पत्थर वगैरह, रेता वगैरह मैदानी भागों में आते आते क्या करती थी, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्लो होने के बाद जो बालू वगैरह अपने साथ बहा के लाई थी, वो क्या करते थे, वहीं स्टॉप कर देते, क्योंकि अपने साथ बहा नहीं पाती है। तो इसी से बाढ़कृत मैदानों का
का निर्माण होता है। और जब वो समुद्र में पहुंचने वाली होती है उससे अनेक भागों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है और इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। स्लो होने के साथ कुछ चीज़ें अपने साथ जो बहा के लाई थी अपने मुंह पे क्या कर देती है, वो जमा कर देती है। ठीक है, ऐसे ऐसे जमा करेगी तो ये जमा हुए भाग ही क्या कहलाते हैं, डेल्टा कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नदियों के द्वारा होता है। ठीक, ये तो ये मेन चीज़ें होंगी। अब देखो कुछ इस्तेलाह करते हैं जो दे रखे जो आ सकता है पेपर में, है समुद्र की तरंगों के द्वारा। ठीक है, समुद्र की तरंगे भी कुछ इस्तेलाह करते हैं बनाती है, समुद्र तरंगे। आपने खाली ये याद रखना, आपने डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, आपको ये याद रखना कि हाँ ये इस्तेलाह करते हैं। अगर आपसे पूछता है किसने बनाई, तब आप टिक मार सको समुद्री तरंगे। सबसे पहला है समुद्री गुफा। क्या है, समुद्री गुफा। आपसे पूछेगा समुद्री गुफा किसके द्वारा बनाई जाती है, समुद्री तरंगों के द्वारा। इसमें क्या होता है, जैसे जो सेल होती हैं, सपोज कोई सेल है, कोई पत्थर टाइप है ऐसे, ठीक है, वो क्या करता है, समुद्र की जो तरंग होती है उसमें एक होल टाइप का कर देता है, दरारें टाइप का डाल देगा। जो दरारें होती हैं, जो उस सेल में दरारें टाइप की पड़ गई, उसको बोलते हैं क्या, समुद्री गुफा। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये दरारें इतनी फैल जाती, फैलते 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 बहुत चौड़ी हो जाएंगी ये दरारें। ये तो दीवारें चौड़ी हो जाएंगी तो सिर्फ आपको ये वाला भाग दिखेगा ऊपर का, छत टाइप का, ये छत टाइप का दिखेगा, ये पूरा फैल जाएगा। उस समुद्री गुफा के अलावा जो अगला स्टेप होता है, जब दरारें फैल जाती है, उसको बोलते हैं तटीय मेहराब। क्या बोलते हैं, तटीय मेहराब। ठीक है, मेहराब। तो अगर आपसे पूछता है तटीय मेहराब किसके द्वारा बनाया जाता है, आप कहोगे समुद्र की तरंगों द्वारा। अब समुद्र तरंग नहीं आएगा, वहाँ ऑप्शन क्या आएगा, तरंग, हवा, और जो नदी, इस टाइप से कोई ऑप्शन आएगा तो आप क्या कहोगे, तरंगों के द्वारा तटीय मेहराब। उससे आगे की स्टेप, ये तो चौड़ा हो गया, अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, फिर टूटेगा फूटेगा, ये छत भी गायब हो जाती है। ये छत गायब हो जाती है तो खाली दीवार की जैसी आकृतियाँ बनती हैं ऐसे। ये दीवार की जैसी जो आकृति होती है उसको बोलते हैं स्टैक, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टैक। अब आपसे क्या पूछेगा पेपर में, स्टैक आकृति किसके द्वारा बनाई जाती है, आप कहोगे समुद्री तरंगों के द्वारा। ये आकृतियां बनाई जा रही है। ठीक है, तटीय मेहराब किसके द्वारा बनाए जाते हैं, समुद्री तरंग। समुद्री गुफा किसके द्वारा बनाई जाती है, समुद्री तरंग। ठीक है, स्टैक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी समझना इतना ही है, आपको ये समझना है कि ये शब्द क्या क्या यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका मेन था। एक होता है समुद्री भृगु। समुद्री भृगु कैसे बनता है, जैसे जो सेल होते हैं समुद्र में, तट पर ऊंचे ऊंचे जो सेल दिखते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, उसको समुद्री भृगु बोलते हैं। वो छोड़ दो, लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुनना। लास्ट चीज़ जो इसमें आती है आपकी, वो आती है समुद्री पुतीन या पुलीन, जिसको आप कहते हैं समुद्री पुलीन। ठीक, समुद्री पुलीन। आदमी को पता ही नहीं होगा पुलीन क्या होता है। जैसे कहते हो ना बीच, गोवा का बीच है, ये है, ये पुलीन वही होता है। समुद्र क्या करता है, किनारों में अपने अवसाद जमा कर देता है, बालू के रूप में या किसी के रूप में भी जो जमा करता है, उसके समुद्र के चारों किनारे जो बालू वगैरह जमा होते हैं वो क्या होता है, पुलीन होता है, यानी समुद्री पुलीन। ठीक है, इसी को बीच कहते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछते हैं पुलीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, आप कहोगे समुद्री तरंगों या समुद्र के द्वारा। ठीक है, मेन चीज़ समुद्र के बारे में इतना ही है जो इसने दे रखा है। एक उसने हिमनद दे रखा है। हिमानी क्या होते हैं, हिमनद क्या होता है, बर्फ़ के पिघलने से जो नदियाँ बनती है वो हिमानी कहते हैं। उसके द्वारा भी जैसे पहाड़ी भाग में अनेक प्रकार की झीलें बनती हैं, गड्ढे वगैरह, सुंदर झीलें बनती हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के इलाकों में कुछ झीलें हैं, ऐसे हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुछ झीलें हैं, वो समुद्री हिमनद द्वारा, मतलब सॉरी हिमनद द्वारा बनती है। लास्ट चीज़, पवन के द्वारा कुछ आकृतियाँ बनती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोएस। आपने सुना होगा लोएस का पठार भी है चीन में, लोएस। ठीक है, लोएस बनने वाली आग, लोएस किसके द्वारा बनती है, देखो लोएस, ये लोएस आकृति किसके द्वारा बनती है, अगर आपसे पूछता है पवन के द्वारा। होता क्या है, देखो जैसे जो रेगिस्तानी इलाकों में है वहाँ क्या है, बर्फ, मतलब सॉरी बालू के कण है, छोटे छोटे बालू के कण है, रेत के कण है। ठीक है, महीन कण। वो कण क्या होते हैं, हवा जब आती है, हवा पूरा उड़ा के उनको क्या करती है, एक जगह इकट्ठा जैसा कर देती है, छोटे छोटे आकार की स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब अपने आप में एक छोटी छोटी रेगिस्तानों में पहाड़ियाँ टाइप की बनती है बर्फ की। ठीक है, उस पहाड़ियों को क्या होता है, बालू टिब्बा बोलते हैं। बालू टिब्बा जब पहाड़ियों में बनते हैं, इसी के साथ क्या होता है, जब ये बालू या रेता क्या होता है बहुत विस्तृत भाग में फैल जाता है रेगिस्तान के इलाकों में, तो उस जो आकृति होती है इसको बोलते हैं लोएस। आपको ये पता होना चाहिए लोएस आकृति कहाँ बनती है, तो आप कहोगे रेगिस्तानी भागों में। लोएस आकृति किसके द्वारा बनाई जाती है, हवाओं के द्वारा बालू को उड़ाने से जो विस्तृत क्षेत्र में फैलाई जाती है उससे क्या बनते हैं, लोएस आकृति बनती है। ठीक है, यानी बालू के निक्षेपण से। आज के लिए ये टॉपिक इतना ही है, आप उसको रिवाइज करना, 7th की बुक पकड़ना। ऐसे ही हम एक दो 3 दिन और लेके आएंगे 7th की बुक का, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक टेक केयर, थैंक यू।